जैसा कि हम सभी जानते हैं, चुनाव के बाद में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है मतगणना, जो कि चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि ये अगले 4 तारीख को होनी है। 4 जून को पूरे देश में मतगणना के कार्य एक साथ शुरू होनी है। इसी मतगणना को लेकर के रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने उम्मीदवारों के साथ में बैठक किया और उन्हें काउंटिंग के संबंध में पूरी जानकारी दी। काउंटिंग हॉल के बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी दी। पीपीटी के माध्यम से मैप दिखा करके सभी उम्मीदवारों और एजेंटों को 15 स्थित मतगणना स्थल में रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र के काउंटिंग हॉल, मतगणना में लगे पदाधिकारियों, कर्मियों एवं इलेक्शन एजेंटों के आने जाने का रास्ता, वाहनों की पार्किंग आदि के बारे में पूरी जानकारी दी। प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने काउंटिंग एजेंट के अपॉइंटमेंट को लेकर भी निर्वाची पदाधिकारी द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। काउंटिंग एजेंट के अपॉइंटमेंट को लेकर के आवश्यक दस्तावेज, फॉर्म 18 एवं फॉर्म 19 में आवेदन समर्पित करने के बारे में विस्तार से बताया गया। राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि काउंटिंग एजेंट को फोटो आइडेंटिटी कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे दिखाकर वो काउंटिंग हॉल में प्रवेश कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त काउंटिंग एजेंट द्वारा दिए जाने वाले डिक्लेरेशन फॉर्म की भी विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही कौन कौन से लोग काउंटिंग एजेंट बन सकते हैं, इसके बारे में उम्मीदवारों को विस्तार से बताया गया। सभी उम्मीदवारों से कहा गया कि वो काउंटिंग एजेंट के अपॉइंटमेंट को लेकर के ससमय अपना आवेदन समर्पित कर दें, ताकि उन्हें समय पर अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा सके। निर्वाची पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने काउंटिंग हॉल के अंदर मतगणना की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सीयू फॉर्म 17 से भी मतों के मिलान के बाद किस प्रकार मतगणना आरंभ होती है, इसकी बिंदुवार जानकारी सभी उम्मीदवारों को दी गई। बैठक में उपस्थित सभी उम्मीदवारों को काउंटिंग से संबंधित वीडियो भी दिखाया गया। इसके अतिरिक्त पोस्टल बैलेट की गिनती के बारे में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा बताया गया। उन्होंने सभी को डेमो दिखाते हुए बताया कि कब पोस्टल बैलेट कैंसिल होते हैं, कब रिजेक्ट होते हैं और कब एक्सेप्ट होते हैं। सभी उम्मीदवारों और एजेंटों को मतगणना स्थल में डू एंड डू नॉट के बारे में भी जानकारी दी गई। जिला निर्वाची पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाची पदाधिकारी के अलावा कोई भी व्यक्ति मतगणना भवन में मोबाइल लेकर के नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदवारों और एजेंटों से मतगणना स्थल में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के पालन करने की बात कही गई है। आप प्रत्येक टेबल एक काउंटिंग एजेंट डिप्लॉय करेंगे, जिसके लिए आपको फॉर्म 18 में एप्लीकेशन देना होगा। ये नॉर्मल इस प्रकार से लिखित एप्लीकेशन से नहीं काम चलेगा। फॉर्म 18 एक है, उस फॉर्म 18 में आपको अप्लाई करना होगा। वो फॉर्म 18 में आप अप्लाई कराकर हम लोगों ने यहाँ पे स्पेशली ARO जो हमारे सिल्ली के खिजरी के ARO हैं, श्री सुदर्शन होने के बाद जिस समय मशीन को बंद किया जाता है, मशीन को बंद करने के तुरंत बाद जितने भी वोट्स पोल हुए हैं उस मशीन में, उसका आंकड़ा फॉर्म 17C पर लिखकर सारे के सारे पोलिंग एजेंट से उस पर दस्तखत कराए जाते हैं। और दस्तखत कराने के बाद उसकी कॉपीज हर एक पोलिंग एजेंट के पास रहती है। इससे ये कंफर्मेशन रहता है कि मशीन में जितना की वोट्स पोल्ड है वही पोल्ड हमारे इस रिपोर्ट में भी है और इसकी प्रति सबके पास है। तो हर एक काउंटिंग एजेंट को ये पूरा अधिकार है इसको चेक कर लेने का कि हाँ हमारे फॉर्म 17C में ले से कि 880 वोट्स पोल दिखा रहा है, तो उतना ही शो होना चाहिए कंट्रोल यूनिट में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये दोनों का मिलान कर सभी लोग सहमत रहें, सारे एजेंट्स और सारी काउंटिंग की टीम, तो उसके बाद फिर आगे बढ़ो। 13A फॉर्म 13A बेसिकली एक डिक्लेरेशन होता है जो कि हर इलेक्टर को देना होता है, जिसके पास भी ये हम पोस्टल बैलेट भेजते हैं, उसको निकाल के दो प्रिंट निकाल के दो। ये डिक्लेरेशन है और इस डिक्लेरेशन को एक गस्टेड ऑफिसर साइन करते हैं। ठीक है, एक गस्टेड ऑफिसर साइन करते हैं कि हाँ ये व्यक्ति पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट देने हेतु सक्षम है। ठीक है, तो नॉर्मली जितने भी पोलिंग टीम्स यहाँ पर वोट करते हैं तो हम लोग एक अपना ऑफिसर बिठा देते हैं फैसिलिटेशन सेंटर पे, जो कि सभी पोस्टल बैलेट को वेरीफाई करा देता है।
ठीक है, इसको कहा जाता है 13A का डिक्लेरेशन। ठीक है, इसको ऐसे फोल्ड करा के रख देना है, ये ऐसे फोल्ड होके रह जाएगा। इसके बाद बाकी दोनों होते हैं 13B और 13C, ये दोनों लिफाफे हैं, ये फॉर्म नहीं है। 13B और 13C दोनों लिफाफे होते हैं, ये फॉर्म नहीं होता है। एक होता है छोटा लिफाफा जिसको 13B कहा जाता है, तो होता है बड़ा लिफाफा जिसको 13A कहा जाता है। ठीक है, यह 3 चीज के साथ फिर आपका बैलेट पेपर होता है। ठीक है, इमेजिन कर लीजिए ये बैलेट पेपर है, आपने अपना वोट दे दिया, उसके बाद आप इसको बंद करेंगे। ठीक है, बंद करने के बाद ये जो छोटा वाला लिफाफा होता है 13B, इस 13B में आप बैलेट पेपर डालेंगे, कैसे भी मोड़ के डाल दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको बंद करेंगे, ये पैक होगा बैलेट पेपर के साथ। 13B पैक हो गया, इसी में आपका पोस्टल बैलेट। अब इस लिफाफे 13B वाले लिफाफे के साथ अलग से फिर ये 13A वाला डिक्लेरेशन आएगा। ठीक है, और ये दोनों मिलकर अब इस बड़े वाले लिफाफा 13C में जाएंगे। ये कंप्लीट हुआ पोस्टल बैलेट। अब इसको आप जमा करते हैं, यही चीज आता है काउंटिंग करने के लिए। अब परेशानियां कहाँ कहाँ आती हैं। ठीक है, इस लिफाफे के अंदर हमको यह दोनों चीज अलग अलग मिलनी चाहिए, ये 13A अलग मिलना चाहिए और ये 13B का छोटा लिफाफा अलग मिलना चाहिए। अगर ऐसा देखा गया कि ये है ही नहीं, ठीक है, बंदे ने सिर्फ और सिर्फ यही डाल के भेज दिया है, ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिना डिक्लेरेशन के माना जाएगा कि ये जिस व्यक्ति ने भी वोटिंग किया है वह एक गस्टेड ऑफिसर के सामने नहीं आया और उसकी पहचान नहीं हो पाई है। ठीक है, तो अगर ये चीज नहीं है तो ये रिजेक्ट होगा। दूसरा क्या सिचुएशन आ सकता है कि डालने वाले बंदे ने यह इसी में डाल दिया, समझ रहे हैं, इसी छोटे वाले लिफाफे में ही अपने पोस्टल बैलेट के साथ ही व्यक्ति ने डाल दिया। ठीक है, और इसके बाद फिर इस छोटे लिफाफे को बड़े लिफाफे में डाला, यही पे हम कह रहे थे, ये भी रिजेक्ट होगा। यही ठीक पे है, हम कह रहे थे। ये भी रिजेक्ट होगा। नहीं सर, यही पे कहना है, यहाँ कंसीडर किया जाए कि गलती हाँ, से वो अब बता रहे हैं कि ये प्राइमा फेसी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। प्राइमा फेसी रिजेक्ट होने के बाद अगर आपका मार्जिन ऑफ वोट्स ऐसा निकल रहा है कि ऐसे रिजेक्ट हुए बैलेट पेपर की संख्या मान लीजिए कि 500 है और विनिंग और लूजिंग का मार्जिन भी कैंडिडेट्स के बीच में 500 का ही है, ठीक है, तब ये सारे के सारे बैलेट पेपर्स निकलकर आरओ टेबल के पास जाएंगे और फिर आरओ हैज टू टेक ए कॉल कि हमको इस बैलेट पेपर को अलाउ करना है या नहीं करना। आरओ डिसाइड ठीक है, ये क्लियर हुआ। ऐसे ऐसे 12,000 बैलेट पेपर रहेंगे जिसमें कि यह चीज चेक होगा। ये सारा चीज 13A B C, बड़ा लिफाफा छोटा लिफाफा, पोस्टल बैलेट इसके अंदर है, डिक्लेरेशन बाहर है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, अभी बहुत क्लियर हो गया। ये क्लियर हो गया, फिर से रिपीट करें। क्लियर है इस बैठक के बाद निर्वाची पदाधिकारी ने उम्मीदवारों को 15 बाजार स्थित मतगणना स्थल में भी ले जाकर के वहां विस्तृत जानकारी दी। निर्वाची पदाधिकारी रांची संसदीय क्षेत्र राहुल कुमार सिन्हा ने सभी उम्मीदवारों को रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत विधानसभा बार बनाए गए काउंटिंग हॉल के बारे में बताया। वहां ईचागढ़, सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया और कांके विधानसभा क्षेत्र के लिए बनाए गए अलग अलग मतगणना भवन में इलेक्शन एजेंट किस रास्ते से प्रवेश करेंगे, इसके बारे में सभी को बताया गया। निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि स्ट्रांग रूम की लाइव सीसीटीवी फुटेज की भी व्यवस्था की गई है, जिससे राजनीतिक दल 24/7 इसे देख पाएंगे। इस दौरान निर्वाची पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने कंट्रोल रूम, काउंटिंग हॉल एवं मतगणना भवन में की जा रही तैयारियों का जायजा लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अब आइए बात करते हैं निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा से और जानते हैं उनसे मतगणना की तैयारी के बारे में पूरे विस्तार से। पार्टियों के साथ तमाम चीज़ें, दिशा निर्देश और जो भी गाइडलाइन है उसे बताया गया, क्या कुछ है सर और किस तरह से तैयारी? जी देखिए, ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अनुसार काउंटिंग की बृहद पैमाने पर तैयारियां की जाती हैं और यहाँ रांची लोकसभा के अंतर्गत 15 स्थित बाजार समिति में काउंटिंग की पूरी व्यवस्था अरेंज की गई है।
अब ये सारी व्यवस्थाओं से सभी कैंडिडेट्स तथा उनके इलेक्शन एजेंट्स को रूबरू कराना आवश्यक होता है। उस आलोक में आज सारे कैंडिडेट्स तथा उनके एजेंट्स के साथ यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई और उन्हें विस्तार पूर्वक काउंटिंग हॉल्स तथा पूरे स्ट्रॉन्ग रूम के विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। सबसे पहले तो ये है कि हर एक कैंडिडेट को अपने कैंडिडेट एजेंट्स, अपने काउंटिंग एजेंट्स का अपॉइंटमेंट करना है। तो वो काउंटिंग एजेंट्स का अपॉइंटमेंट किस प्रकार से फॉर्म 18 तथा फॉर्म 19 भरा कर किया जाएगा, उसके बारे में विस्तार से इनको जानकारी दी गई है। किस तारीख तक वो एप्लीकेशन दे सकते हैं अपने काउंटिंग एजेंट्स के अपॉइंटमेंट के लिए, उसके बारे में बताया गया है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेशन आएगा, जिसके बाद फिर यहाँ से एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड उनको उपलब्ध कराया जाएगा। उसी फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड के होल्डर्स ही सिर्फ काउंटिंग एजेंट के रूप में उस दिन मतगणना हॉल में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किस प्रकार के डिक्लेरेशन सभी काउंटिंग एजेंट्स को देने हैं, किस प्रकार से सीक्रेसी ऑफ वोटिंग के संदर्भ में उन्हें डिक्लेरेशन देना है, इसके बारे में भी व्यवस्थित तरीके से बताया गया। किन किन किस्म के लोग काउंटिंग एजेंट्स बन सकते हैं, कौन कौन नहीं बन सकते हैं, उसके बारे में बताया गया। मसलन कि कोई भी माननीय मंत्री या तो भारत सरकार के या फिर राज्य सरकार के काउंटिंग एजेंट नहीं बन सकते हैं। कोई भी माननीय सांसद या माननीय विधायक काउंटिंग एजेंट नहीं बन सकते हैं। कोई भी नगर निगम, नगर परिषद या फिर नगर पंचायत के चेयरपर्सन काउंटिंग एजेंट नहीं बन सकते। उसी प्रकार से जिला परिषद के अध्यक्ष इत्यादि काउंटिंग एजेंट नहीं बनते। कोई सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी काउंटिंग एजेंट नहीं बन सकते, तथा कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनके पास की राज्य स्तर से या फिर भारत सरकार के स्तर से सुरक्षा दी गई है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी या जेड कैटेगरी, वह भी काउंटिंग एजेंट्स नहीं बन सकते। तो इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक सभी कैंडिडेट्स को बताया गया है और ससमय सभी एप्लीकेशंस सबमिट करने के लिए भी कहा गया है, ताकि उन्हें ससमय अपॉइंटमेंट लेटर्स भी उपलब्ध करा दिया जाए। इसके अतिरिक्त काउंटिंग प्रेमाइसेस में कहाँ पे गाड़ियाँ लगेंगी, कैसे कैसे पार्किंग हुई, किन के गाड़ियों को अलाउ किया जाएगा, किन को नहीं अलाउ किया जाएगा, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं रहेंगे, व्हाट आर डूज़ एंड डोंट्स, उनके बारे में बताया गया है। और फाइनली जो काउंटिंग प्रोसेस है, जो काउंटिंग हॉल के अंदर निभाया जाएगा, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जैसे कि एक पर्टिकुलर विधानसभा में अगर 25 टेबल लगे हुए हैं तो 25 टेबल में CUs फॉर्म 17C के साथ लाए जाएंगे और जो स्टाफ्स इनको लेकर आएंगे वो एक एक करके सभी टेबल्स तक पहुंचा देंगे। सभी टेबल्स पर जो कंट्रोल यूनिट पहुंचेगा तो हर एक काउंटिंग सुपरवाइज़र का दायित्व रहेगा कि वो काउंटिंग एजेंट को अवगत कराएं कि उस मशीन में जितना भी वोट्स पोल्ड है वो फॉर्म 17C में मैच हो रहा है, और अगर ये मैच एक जैसा रहता है तभी काउंटिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे, और नहीं तो फिर जो कंट्रोल यूनिट है उसे वापस ARO टेबल पे रखाएंगे। अगर मशीन ऑन हो जाती है और फॉर्म 17C के साथ टोटल वोट्स का मिलान हो जाता है, तब फिर रिज़ल्ट बटन को क्लिक करा के उसको बिल्कुल इस तरीके से काउंटिंग एजेंट के पास दिखाना है ताकि कैंडिडेट और उनके जो वोट्स हैं उसको सही तरीके से सभी एजेंट्स देख सकें और अपने आप नोट कर सकें। मशीन की पूरी टोटलिंग काउंटिंग होने के बाद फिर 17C के पार्ट 2 में कैंडिडेट वाइज एंट्री होगी और उसके फ़ोटो, उसके कार्बन कॉपीज़ बनेंगे। उसके कार्बन कॉपी सभी कैंडिडेट के एजेंट्स को दिए जाएंगे। एजेंट्स उस पर साइन करेंगे और साइन कराकर फिर वो वापस दे देंगे ताकि वो ARO टेबल पर फाइनल अप्रूवल के लिए जाएगा। अप्रूवल के बाद फिर कंसर्न RO तथा ऑब्जर्वर साहब के सिग्नेचर लेने के बाद फिर एनकोर पर उसकी एंट्री होनी शुरू होगी। तो यह सारी व्यवस्थाओं के बारे में डिटेल में सभी कैंडिडेट्स एवं उनके एजेंट को बताया गया है। इसके अतिरिक्त पोस्टल बैलेट में किस प्रकार से काउंटिंग होगी। 4 किस्म के पोस्टल बैलेट्स हमें प्राप्त हो रहे हैं। ATPBS से प्राप्त हो रहे हैं, होम वोटिंग के प्राप्त हो रहे हैं, फैसिलिटेशन सेंटर के प्राप्त हो रहे हैं, इसेंशियल सर्विसेज के प्राप्त हो रहे हैं। तो इन सभी के पोस्टल बैलेट्स की किस प्रकार से काउंटिंग होगी, 13A, 13B, 13C, बड़ा लिफाफा, छोटा लिफाफा, पोस्टल बैलेट में किस प्रकार से मार्क करना है, इन सभी के बारे में विस्तार से बताया गया। कब ये कैंसिल होते हैं, कब ये रिजेक्ट होते हैं, कब ये एक्सेप्ट होते हैं, किस प्रकार से इनकी टोटलिंग एनेक्शर 57 में कराई जाएगी, और फाइनली जो फॉर्म 20 आता है उसमें फाइनल रिज़ल्ट जो पब्लिश होगा उसके बारे में डिटेल तरीके से इनको बताया गया है। सर्टिफिकेट जो हैंड ओवर होता है उसका एक्नॉलेजमेंट और कहाँ कहाँ पे उसकी प्रतियाँ भेजी जाती है, इन सभी के बारे में बताया गया। इसके अतिरिक्त स्ट्रॉन्ग रूम में खोलने का समय भी निर्धारित किया गया है। उस समय के पहले सभी लोग पहुँच जाएँ, सभी की उपस्थिति में स्ट्रॉन्ग रूम खोला जाता है। वहाँ पे फायर ब्रिगेड, वहाँ पे 3 टायर पुलिस की व्यवस्था, एम्बुलेंस इत्यादि का अरेंजमेंट्स करा के रखा गया है। इसके अतिरिक्त अभी कंटिन्यूसली
वहाँ पे सीसीटीवी के जो फीड्स हैं उसको एक हॉल में प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसको कि कोई भी कैंडिडेट या उनके एजेंट वहाँ पे रह के 24 घंटा रह के भी देख ले सकते हैं। और अभी एक राउंड सारी व्यवस्था के बारे में उन्हें ऑन द स्पॉट भी ले जाकर समझा दिया जा रहा है, ताकि लास्ट मोमेंट्स में, लास्ट डे काउंटिंग डे, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो उम्मीद करते हैं कि सारी सूचनाएं उन तक अच्छे से पहुंच जा रही हैं, कोई कन्फ्यूजन्स नहीं रहे और उस दिन बिल्कुल स्मूथ तरीके से काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चले और संपादित हो। धन्यवाद। सर कितना राउंड होगा इस बार? हर एक विधानसभा में अलग अलग राउंड्स हैं। मसलन सबसे ज़्यादा कांके विधानसभा में 29 टेबल्स लगाए गए हैं और हटिया में 28 टेबल्स लगाए गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस को इन टेबल्स से डिवाइड कर दीजिए जितना राउंड्स निकलता है। अच्छा सर, कई जगह ऐसा दिखा गया था कि बटन जो वीवीपैट है और जो मशीन है उसमें डिफरेंस दिखा गया था कि किसी पार्टी का बटन दबा रहा है, वीवीपैट में किसी और की पर्ची निकल रही है। उसकी काउंटिंग में कैसे देखा जाएगा अगर ऐसी कोई परेशानी आती है? अगर कंट्रोल यूनिट को लेकर पहुंचते हैं किसी एक पर्टिकुलर काउंटिंग टेबल पर, तो जैसे मैंने बताया सबसे पहले कंट्रोल यूनिट को ऑन करना है। कंट्रोल यूनिट अगर ऑन ही नहीं होता है तो फिर उस मशीन में नई बैटरी लगानी है। नई बैटरी लगाने के बाद ऑन हो जाता है तो फिर उसकी काउंटिंग आगे बढ़ेगी। अगर नई बैटरी लगाने के बाद भी मशीन ऑन नहीं होती है तो उसे बंद करके रख दिया जाएगा और उस टेबल पे अब दूसरे राउंड के ही मशीन आ पाएंगे। इस तरह के मशीनों की वीवीपीएटी के माध्यम से लास्ट में काउंटिंग होती है उनकी पर्ची को निकाल कर। एक दूसरा उदाहरण ले लीजिए कि अगर मशीन ऑन हुई और उसके ऑन होने के बाद जो टोटल वोट्स पोल्ड हैं वह और फॉर्म 17C में जो टोटल वोट्स की संख्या लिखी हुई है वह दोनों मैच नहीं होते हैं। तो PSA लाइव न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।